सोशियोलॉजी लाइव स्टडी चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज की जो मेरी क्लास है या जो वीडियो है वो फोकस्ड है जो मेरी पहली वीडियो थी उस पे, जो मैंने बनाई थी कि हमारे जो भारतीय सामाजिक व्यवस्था है उसमें जो प्रेम विवाह हैं वो अक्सर क्यों सफल नहीं हो पा रहे हैं, मतलब उनकी असफलता क्यों है, तो उसके कारण के बारे में हमने उसमें जाना। तो आज की जो मेरी क्लास है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो प्रेम विवाह हैं उनको कैसे हम टूटने से रोक सकते हैं। तो विभिन्न प्रकार के जो न्यूज़ चैनल्स हैं, मीडिया रिपोर्ट्स हैं, सोशल मीडिया पर जो डेटा अवेलेबल है, दूसरे तमाम तरह के जो शोध कार्य से संबंधित हो चुके हैं, उन शोध कार्यों का जो एक कंक्लूजन है उस कंक्लूजन के आधार पर मैंने एक समाजशास्त्र के विद्यार्थी के रूप में जो समझने का प्रयास किया है वो इस वीडियो में मैं उन्हें आपके सामने रखूंगा। तो आज की जो क्लास है मुझे लगता है कि उन सभी कपल्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिन्होंने प्रेम विवाह या लव मैरिज की है और जो कहीं ना कहीं उस दौर से गुजर रहे हैं जहां जिनके जो रिश्ते हैं वो टूटने के कगार पर हैं या जिनको लगता है कि उनके रिश्ते कहीं टूट ना जाए। तो वन बाई वन हम उनको डिस्कस मतलब आज की इस क्लास में हम उसको डिस्कस करेंगे। उससे पहले थोड़ा हम ये जान लें कि देखो इनमें सबसे जो महत्वपूर्ण है ना वो ये है कि ये जो आज की जो मॉडर्न सोसाइटी है उसमें जो प्रेम विवाह है ये नया नहीं है, ये पहले भी होता था। पहले जो परंपरागत समाज था हमारा उसमें इसको नाम दिया गया था गंधर्व विवाह। और गंधर्व विवाह कहिए या फिर प्रेम विवाह कहिए, बात एक ही है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो उदाहरण है ना, दो उदाहरण दिए जाते हैं। सबसे जो पहला प्रेम विवाह का उदाहरण दिया जाता है शिव और पार्वती का। सबसे पहला माना जाता है कि वही एक प्रेम विवाह था जिसमें पार्वती जी ने बहुत कठिन तपस्या करने के बाद और शिव जी को वर के रूप में पाया था। तो अर्थात ये एक उदाहरण है कि अगर आप वास्तव में प्रेम करते हैं तो आपको प्रेम को पाने के लिए एक बहुत ज्यादा तपस्या की आवश्यकता होती है, बहुत मेहनत की आवश्यकता होती है, जिससे कि जिस भी व्यक्ति को आप पाना चाहते हैं उसके प्रति समर्पण की आवश्यकता होती है। दूसरा इसमें एक एग्जाम्पल आता है, वो है शकुंतला और दुष्यंत का। कालिदास का जो एक नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, तो उसमें उन दोनों की प्रेम कहानी का जो उल्लेख मिलता है। इसके अलावा और भी जो प्रेम विवाह या लव मैरिज या हम गंधर्व विवाह हुए हैं प्राचीन काल में, उनमें नाम आता है रुक्मिणी कृष्ण का, राजा नल और दमयंती, अर्जुन और सुभद्रा, सावित्री और सत्यवान, और पुरुरवा और उर्वशी, अज और इंदुमती, प्रद्युम्न और रुक्मावती, अनिरुद्ध और उषा। ऐसे तमाम उदाहरण हैं हमारे इस भारतीय सामाजिक व्यवस्था में जिसमें प्राचीन काल में जो हमारे पूर्वज हुए हैं उन्होंने प्रेम विवाह किया है या उस समय इसको गंधर्व विवाह कहते थे। तो आज का हमारा एक जो मेन उद्देश्य है आज की इस क्लास का वो है कि कैसे हम प्रेम विवाहों को टूटने से रोकें। तो देखिए सबसे पहला इसमें जो कंक्लूजन है वो है, उसमें आता है कि जो कम्युनिकेशन गैप है उसमें आप सुधार करें, मतलब जो संचार है उसमें सुधार करें, अर्थात खुले संवाद, मतलब एक दूसरे से नियमित और स्पष्ट बातचीत करें। ऐसी सिचुएशन अगर आ गई है प्रेम विवाह में जहां ये रिश्ते टूटने वाले हैं तो दोनों ही खुले मन से आपस में बातचीत करें और अपनी अपनी भावना, इच्छाओं और असंतोष को साझा करें कि भाई मुद्दा है क्या जिसकी वजह से ये समस्या हमारे सामने आई है। दूसरा इसमें है कि सुनने की कला विकसित करें। चाहे आप पति हैं चाहे आप पत्नी हैं, आपके अंदर सुनने की कैपेसिटी होनी चाहिए, अर्थात सामने वाले की बात को धैर्यपूर्वक सुने, उस पर ध्यान दें और सोचें एक बार कि आखिर ये जो बात कही जा रही है उसका मतलब है क्या। कुल मिलाकर के साथी की भावनाओं और विचारों को ध्यान से सुने और उनकी बातों का सम्मान करें। दूसरी बात आती है इसमें कि पारिवारिक हस्तक्षेप को संभालना। जो लव मैरिज होती हैं या प्रेम विवाह है उनमें परिवार के साथ सकारात्मक संबंध बनाने बहुत जरूरी होते हैं।
अपने परिवार को प्रेम विवाह को स्वीकार करने के लिए समय दें और उनके साथ विनम्रता से पेश आए। देखिए, जो मैंने अभी आपको बताया कि तमाम तरह की जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, उनके कंक्लूजन्स के आधार पर, जो शोध का जो कंक्लूजन आया उसके आधार पर यह आया निकल के कि जब लड़के ने किसी लड़की से प्रेम विवाह कर लिया तो उसके लड़के के जो घर वाले हैं, लड़के के सामने तो उसको बाकायदा पूरा सम्मान देते हैं लड़की के लिए, लेकिन जैसे ही लड़का वहां से साइड होता है तो वो तुरंत उसके साथ में सम्मान से पेश नहीं आते। और जैसे ही वो लड़की अपनी समस्या अपने पति को बताती है शाम को, तो पति उसकी लड़की की बातों पर विश्वास नहीं करता। उसको लगता है कि उसके परिवार वाले बहुत अच्छे हैं, वो ऐसा कर ही नहीं सकते, बल्कि लड़की खुद ही ब्लेम लगा रही है, और इस तरीके से पति पत्नी दोनों के बीच में संबंधों में खटास आती है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप जो है, जो परिवार है उसके साथ में सकारात्मक संबंध आपके होने चाहिए, और आप ये देखें कि वाकई परिवार जो आपके सामने व्यवहार कर रहा है उस लड़की के साथ, वो आपके पीछे भी कर रहा है। दूसरा है इसमें कि परिवार की चिंताओं को भी समझें। यदि परिवार किसी मुद्दे को लेकर चिंतित है तो उसे हल करने का प्रयास करें, उसको नजरअंदाज न करें। दूसरी जो इसमें बात है महत्वपूर्ण, वो है कि विश्वास बनाए रखें। इसमें दो बातें आती हैं, ईमानदारी और पारदर्शिता, कि अपने साथी के साथ ईमानदार रहें और किसी भी बात को छिपाने से बचें। आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप ये मान लीजिए कि अगर आपके साथी ने आपसे कोई बात छिपाई है तो आप कैसा फील करेंगे, यही सोच करके आप चलें, और जो भी बात आपके अंदर है बिल्कुल निष्पक्ष रूप से आप अपने साथी को जरूर बताएं, उसमें कुछ भी आप छिपाने की कोशिश ना करें। दूसरा है इसमें कि आप जो है ना विश्वास तोड़ने से बचें। अगर आपका साथी आप पर किसी बात को लेकर के विश्वास करता है, बहुत ज्यादा आप पर बिलीव करता है, तो आप ध्यान रखें कि उसका विश्वास हमेशा बना रहे, वो विश्वास न टूटे। चौथी इसमें जो बात है वो है कि एक दूसरे की अपेक्षाओं को समझें। मतलब सामने वाले की क्या अपेक्षाएं हैं आपसे, आप उनको जरूर तरजीह दें, और दूसरे पर भी, क्योंकि ये वन साइड नहीं है, ये बोथ साइड है। दोनों ही पति पत्नी को समझना चाहिए, दोनों को ही एक दूसरे की जो अपेक्षाएं भावनाएं उनका सम्मान करना चाहिए। अनुकूलन क्षमता आती है इसमें कि यदि साथी की जीवन शैली की जो आदतें हैं वो अलग अलग हैं, तो आप कोशिश करें कि कुछ उनकी जो आदतें हैं उनको आप स्वीकार करें, और उनसे आप कोशिश करें जो आपकी आदतें हैं उनको वो स्वीकारें। समाजशास्त्र में इनके लिए एक शब्द आता है, सात्वीकरण। मतलब आप जो है एक अनुकूलन भी है कि आप अपने को उनके अनुसार बने और उनको अपने अनुसार बनाने की कोशिश करें। 5वें नंबर पर आता है इसमें तनाव और संघर्ष को नियंत्रित करें। इसमें देखिए संवेदनशीलता से समस्या को सुलझाएं। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर कोई बात होगी तो आप एकदम आवेश में आ गए, शांतिपूर्वक आप बात को सुने और फिर उस समस्या को दूर करने की कोशिश करें। दूसरा है इसमें मध्यस्थता करें। मतलब यदि समस्या बढ़ रही हो तो किसी मित्र, परिवार सदस्य, ये जो काउंसलर होते हैं उनकी मदद इसमें जरूर लें। अगर मान लीजिए आप दोनों में आपस में लड़ाई लगातार बढ़ती जा रही है, तो आप, ऐसा नहीं है कि तीसरे में किसी को भी आप बुला लीजिए। वैसे ये माना जाता है कि ऐसे में किसी तीसरे की एंट्री बड़ी खतरनाक होती है, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जो दोनों का ही विश्वास पात्र है, आप अपनी बात को उसके साथ साझा कर सकते हैं, जिस पर आप भरोसा करते हैं कि वाकई आपकी समस्या को सुलझा देगा, तो उसकी आप इसमें मदद ले सकते हैं। 6ठे नंबर पर आता है कि एक दूसरे के लिए समय निकालें। ऐसा नहीं है कि आप प्रेम, जब तक आपने प्रेम किया तब तक तो आपके पास पूरा पूरा टाइम था एक दूसरे को देने के लिए, और जैसे ही आपने विवाह कर लिया फिर अब आपके पास टाइम ही नहीं है। शादी करके आप उसको घर में ले आए, उसके लिए आप कोई समय ही नहीं दे रहे हैं। तो ये आपसी जो संबंध है उनमें तनाव पैदा करने का सबसे महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। तो जरूरी है कि आप जो है गुणवत्तापूर्ण समय बिताएं, अर्थात व्यस्त जीवन में भी एक दूसरे के साथ समय बिताएं। जैसे कोई डिनर पार्टी कर लिया आपने कहीं जाके, या मान लीजिए कहीं यात्रा पर चले गए, या वहीं कोई अलग थोड़ा सा स्पेस ले लिया जहां अपने बैठ के अलग बातचीत कर ली, जहां किसी का कोई इंटरफेयर ना हो। इसके साथ ही पुरानी यादें ताजा करें। जब तक आपने शादी नहीं की तो शादी से पहले आप कितना रोमांटिक होते थे, है ना, उन बातों को भी आप इसमें जरूर शामिल करें। मतलब पुरानी यादों को ताजा करें, और इसके लिए आप उन स्थानों पर जरूर जाएं जहां आप शादी से पहले आप जाते रहे थे, और उनको दिखाएं और वहां पे जाकर के उसको याद करवाएं कि भैया यहाँ पर हम ऐसे ऐसे मिले थे। तो इससे भी आपके जो तनाव है उनको कम करने में आपको मदद मिलती है। 7वें नंबर पर आता है कि जो वित्तीय प्रबंधन है उसमें सहयोग करें। कि अगर मान लीजिए दोनों जो प्रेमी प्रेमिका थे, अब तो पति पत्नी हो गए, तो जो फाइनेंशियल जो इश्यूज है, मान लीजिए दोनों ही कमाते हैं या एक कमाता है,
तो उसका जो मैनेजमेंट है तो उसमें दोनों का ही कोऑपरेशन होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि अब आप कमा रहे हैं तो अब आप उसको पूछ नहीं रहे लड़की के लिए, आप मतलब कोई आपको कोई उससे वास्ता ही नहीं है। मतलब जरूरी है कि जो निर्णय है आपके वो सामूहिक निर्णय हो, वित्तीय मुद्दों पर खुलकर चर्चा करें और दोनों आपसी सहमति से ही डिसीजन लें कि भाई ये इतना पैसा आया है, इस पैसे का हमें यहाँ इस्तेमाल करना है, घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है या कोई दूसरी वस्तु खरीदनी है, तो वो डिसीजन आपका इंडिविजुअल नहीं होना चाहिए, दोनों की सहमति से होना चाहिए। दूसरा इसमें आता है कि अलग अलग भूमिकाएं तय करें, अर्थात परिवार के वित्तीय प्रबंधन में दोनों की सहभागिता सुनिश्चित करें। नंबर 8 पर आता है विवाह परामर्श या काउंसलिंग का सहारा लें। अगर आप दोनों पति पत्नी के जो संबंध है उनमें कोई तनाव बहुत ज्यादा है, आपके हिसाब से उनमें मतलब नियंत्रण नहीं हो पा रहा है और आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता बच जाए किसी तरीके से और आप अकेले नहीं कर पा रहे हो, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो प्रोफेशनल्स हैं, जो मैरिज के जो काउंसलर्स होते हैं, उनकी आप मदद इसमें आप ले सकते हैं यदि समस्या ज्यादा जटिल हो रही है तो। मतलब जो इसका मेन फायदा है ना वो ये है कि ये दोनों ही पक्षों की भावनाओं को बेहतर तरीके से समझते हैं और उन दोनों की भावनाओं को समझ करके ये एक ऐसा मिड वे यानी कि मध्य का रास्ता निकाल लेते हैं जिससे कि आपके रिश्ते को बचाया जा सकता है। 8 नंबर पर आता है कि आत्म सुधार पर ध्यान दें, अर्थात अपनी कमजोरियों पर काम करें, अपने व्यवहार, आदतों और स्वभाव में सुधार लाने की कोशिश करें। मान लीजिए जो व्यवहार आपका आपकी पत्नी को पसंद नहीं है या पत्नी को भी चाहिए कि जो व्यवहार आपका आपके पति को पसंद नहीं है तो आप उस व्यवहार में अपने को बदलाव लाने की कोशिश करें। दूसरा है इसमें कि सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा पति के बारे में आप अपने निगेटिव थॉट्स ही आपके दिमाग में आ रहे हैं, वो कहीं गया हुआ है प्रोफेशनली, अर्थात आप ना जो आपकी जो सोच है ना वो हमेशा आप उसको पॉजिटिव रखिए, निगेटिव बिल्कुल मत सोचिए। और 10वें नंबर पे इसमें आता है कि समाज के दबाव का सामना करें, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जो लव मैरिजेस होती हैं, प्रेम विवाह जो होते हैं, उसको लेकर के समाज का बहुत बड़ा दबाव होता है और वो ऐसे उस समाज के दबाव में जो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है वो है लड़का, तो उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है। तो वो जरूरी है कि आप वहां पर मजबूत बने रहें, समाज के जो नकारात्मक विचार है या जो आलोचना है उनका ज्यादा आप चिंता ना करें, मतलब उससे ज्यादा प्रभावित आपको होने की जरूरत नहीं है। और दूसरा है कि एक अपना समर्थन समूह जरूर आप बनाएं, अर्थात ऐसे लोगों का एक समूह जरूर बना लें जो कि आपको सपोर्ट करते हैं, अर्थात आपके विचारों से जो पूरी तरीके से सहमत है, जो आपको पहले से क्या कहा है प्रमोट कर रहे थे कि ठीक है भाई अगर लड़की बहुत अच्छी है और सही स्टेप है, कोई दिक्कत नहीं है अगर इस जाति या इस समुदाय से नहीं आती है, लेकिन तुम्हारी भावनाओं को समझती है, पढ़ी लिखी है, आप कर लीजिए। तो ऐसे लोगों का एक ग्रुप बनाइए और ऐसी सिचुएशन में वो आपको बहुत ज्यादा मदद करते हैं। और कभी जब इस तरीके का कहीं तनाव का माहौल आता है तो वो इसको सुलझाने में भरपूर मदद करते हैं। और इसमें 11 नंबर पर आता है कि प्रेम को फिर से जगाएं, अर्थात ये सबसे महत्वपूर्ण है कि कई बार क्या होता है कि जब वो आप प्रेम कर रहे थे तब तो बहुत ज्यादा एकदम रोमांटिक थे और जैसे ही शादी हुई तो आपका रोमांस खत्म हो गया, क्योंकि फिर तो आपका बस वही सब्जी लाना, दूध लाना, ये वो, उसमें आप लगे रहते हैं अपनी नौकरी में, पैसे में, आपके पास फिर टाइम बचता नहीं है। तो ये आपसी तनाव का एक प्रमुख कारण है। जरूरी है कि आप जो है हमेशा जो पहला प्रेम था ना उसको बनाए रखें और अगर वो कहीं बीच में उसका कहीं लैप्स हो गया है तो आप दोबारा से इसको जगाएं। और इसका तरीका रहता है कि छोटे छोटे सरप्राइज दें। आप अपने साथी को, आपको पता है चूंकि आप तो बहुत पहले से प्रेम करते थे, तो आपको पता है कि जो आपका साथी है वो किस चीज को ज्यादा लाइक करता है, क्या पसंद करता है, तो उसकी पसंद के जो गिफ्ट हैं वो आप ना सरप्राइज रूप में आप वो कर सकते हैं। सरप्राइज में आप उसको पार्टी दे सकते हैं, है ना। तो ये छोटे छोटे जो सरप्राइज हैं वो प्रेम को दोबारा जागृत करने में काफी मददगार होते हैं। इसके अलावा साझा शौक अपनाएं, एक ही जैसा, मतलब आपको एक्सरसाइज करना बहुत पसंद है तो आप अपने साथी से भी कराइए, आपको वॉकिंग करना बहुत अच्छा लगता है उसको भी कराइए, है ना। या उसको जैसे लग रहा है कि उसको मान लो किताब पढ़ना पसंद है तो उसकी पसंद की कोई किताब ले आइए, उसके साथ आप भी पढ़िए। या मान लीजिए खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है तो आप भी खाना बनाने में मदद करिए, या खुद आप खाना बना करके आप एक दिन उसको खिलाइए। तो इस तरीके से आप प्रेम को दोबारा से भी आप जगा सकते हैं। और लास्ट में आता है धैर्य और सहनशीलता को बनाए रखें। अगर मान लीजिए पति पत्नी के बीच में, क्योंकि पहले प्रेमी प्रेमिका थे या पति पत्नी है, तो अगर उनके बीच में कोई तनाव हो गया है तो ऐसे में आप अपने धैर्य को बनाए रखें। और विवाह में जो समस्या है वो बिल्कुल सामान्य बात है, प्रेम विवाह में ही ये समस्या नहीं होती है, जो अरेंज मैरिज होती है उसमें भी अक्सर ये आती है। दोनों में प्रेम की कमी कहीं नहीं है,
जो प्रेम विवाह है उसमें क्या होता है कि पहले प्रेम होता है और फिर विवाह होता है, और जो घर वालों की पसंद से विवाह किया जाता है उसमें क्या होता है कि पहले विवाह होता है बाद में प्रेम होता है। प्रेम वहां भी है, बिना प्रेम के तो विवाह हो ही नहीं सकता, मतलब जीवन आगे चल ही नहीं सकता। प्रेम के अभाव में तो जीवन बिल्कुल बेकार है, बोझिल है, निरर्थक मानिए। तो आप अपने धैर्य को बनाए रखें, जो समस्या है वो समस्या का निराकरण हो जाएगा। क्योंकि जो एग्जाम्पल मैंने आपको स्टार्टिंग में दिए गए थे शिव और पार्वती का, और दूसरा दिया था मैंने शकुंतला और दुष्यंत का। तो देखो, प्रेम जो है ना वो समर्पण चाहता है, त्याग चाहता है, धैर्य चाहता है। दोनों ही प्रेम विवाह को देखिए आप, इनका देखेंगे शकुंतला का और दुष्यंत का, उसमें उनके प्रेम विवाह करने के पश्चात क्या हुआ, एक समय के बाद में राजा दुष्यंत जो थे वो शकुंतला को भूल गए और शकुंतला को वापस अपने घर आना पड़ा। तो ये जो कहानियां हैं ना वो हमें समझाने के लिए बहुत जरूरी है कि आज कल भी ऐसा होता है कि प्रेम विवाह कर लिया है ना, आपकी जो पार्टनर है वो गुस्सा होकर चली गई, वहां आप अपने घर पे बैठे हैं, तो ऐसा नहीं है, आपको प्रयास इसके लिए करना चाहिए। तो जो विभिन्न प्रकार के शोध और जो मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर जो कंक्लूजन था वो मैंने आपके सामने रखा है। सुझाव आपके आमंत्रित हैं। फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू, जय हिंद।